तो 15 लेक्चर है। अब तक में हमने ये प्रत्यार और ख़ास करके उसके अंदर जो 5 डायग्राम्स है उसके बारे में हमने अच्छी तरह देख लिया है। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, क्योंकि तावरिया जी की सिस्टम को अगर समझना है तो ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर ही पूरी साधना है। तो 5 डायग्राम अगर नहीं समझते हैं तो फिर उनकी सिस्टम को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और हर जगह पर वो उनके डायग्राम का जिक्र करते रहते हैं। तो फिर से थोड़ा नटशेल में इसको समझ लेते हैं कि डायग्राम एक, जैसे हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो 4 केंद्र है IESM, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स एंड मूविंग, तो ये 4 सेंटर जो है उसका उनकी जो इंटेंसिटी बनती है और इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो एक सामान्य व्यक्ति जो होता है जिसको डायग्राम 1 में रखा है उसका रेशियो 2:4:8:2 होता है। 2 मतलब इंटेलेक्चुअल 2, इमोशनल 4, सेक्स 8 एंड मूविंग 2। तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर इंटेंसिटी जो है वो इकट्ठी होती है इतने लो लेवल के ऊपर, या दूसरी भाषा में उसको कहे सत्व रजस तमस। तो व्यक्ति के अंदर रजस तमस बहुत ज़्यादा होता है और सत्व गुण जो होता है वो बहुत कम होता है। फिर व्यक्ति कुछ प्रयत्न करती है योगा में, अध्यात्म में या और किसी साधना से, तो उसका जो ये रेशियो है वो थोड़ा बदलता है। 2:4:8 से वो 5:2 और की जाता है। 5:1 के अंदर जिसमें सत्व ज़्यादा है, इंटेलेक्चुअल माने सत्व, तो सत्व 5 है, ज़्यादा है, और रजस तमस अभी उसके अंदर कम हो गए हैं। पर अभी भी वो व्यक्ति स्थिर नहीं है, उसके अंदर बैलेंस आया हुआ नहीं है। तो कुछ दिन वो 5:1 के नज़दीक रहता है, कुछ दिन फिर 2:4:8 की तरह चला जाता है, या कई बार तो दिन में भी ऐसा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, सुबह में कुछ है, शाम को कुछ है। तो अभी उसके अंदर एक स्थिरता आई नहीं है उसके रेशियो के अंदर, और उसका सत्वगुण जो है कभी डामाडोल हो जाता है, रजस तमस बढ़ जाते हैं और सत्व कम हो जाता है। ऐसा साधक जो हम नॉर्मल साधक है उनके जीवन में ऐसा घटित होता है, ये हमारा सबका अनुभव है। पर जैसे धीरे धीरे करके और साधना गहराई में जाती है तो फिर जो है ये रेशियो एस्टेब्लिश हो जाता है। अब 5:1 इसके अंदर एक बैलेंस आ गया। अभी सत्वगुण में ही वो ज़्यादातर रहेगा, वो रजस तमस को बढ़ने नहीं देगा। तो उसके अंदर इतनी एक अवेयरनेस डेवलप हो चुकी होती है ताकि सत्वगुण को वो मेंटेन कर सके। तो ये जो है इस स्टेज को तावरिया जी ने 3A बताया है, जिसमें ये 5:1 एस्टेब्लिश हो चुका है। फिर इसके बाद आता है 3B का स्टेज, कि जिसके अंदर हमने देखा कि ऐसे 3A से ही प्रत्याहार चालू होता है, और 3B और 3C ये जो एडवांस जो डायग्राम्स है, एडवांस स्टेज है, उसका जो है वो यहाँ प्रत्याहार की जो दायरा है उसकी रेंज है वो समझनी है कि 3A से 3C तक चलती है। हालांकि 3C के अंदर 3C बहुत जन्मों तक चलता है, तो 3C के अंदर फिर धारणा ध्यान समाधि का भी इसमें शामिल हो जाता है। या दूसरे ढंग से कहे तो अष्टांग योग जो है वो सही अष्टांग योग ये 3A, 3B और 3C के अंदर ही होता है, इसके अंदर प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, और उस दौरान बीच में प्राणायाम भी उसके चलते रहते हैं। जो पतंजलि ने जो एक खास चतुर्थ प्राणायाम कहा है जिसमें न श्वास लेना होता है न छोड़ना होता है, ऐसा प्राणायाम उसके अंदर साथ साथ में उसका अभ्यास भी उसको चलता रहता है। तो ये 3A, 3B और 3C अध्यात्म में और जो भूमिका में वो बहुत महत्वपूर्ण ये 3 स्टेजेस है, 3 भूमिकाएं हैं। अब दूसरे बात भी हमने ये तीनों स्टेज के अंदर देखा था कि भाई 3A के अंदर जो है वो व्यक्ति अपनी थिंकिंग प्रोसेस है उसको चालू रखता है, क्योंकि वो नॉर्मल व्यक्ति है, हाउस होल्डर है, उसकी ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज़ है, वो सब उसको करना पड़ता है।
इसीलिए वो जब 3A के स्टेज में होता है व्यक्ति, तो वो थिंकिंग प्रोसेस को चालू रखता है, अंदर इम्पल्स को आने देता है और जो कुछ विचार की ज़रूरत होती है उसको भी आने देता है। पर जब 3B के स्टेज में वो व्यक्ति जाता है तो वो क्या है कि ये थिंकिंग प्रोसेस को बंद कर देता है, मतलब सिर्फ UDM अंदर आती है, इनकमिंग इम्पल्स के रूप में नहीं, इंडिविजुअल माइंड के रूप में नहीं, पर खाली UDM अंदर है, इसका इंडिविजुअल माइंड कुछ है नहीं, और न कि जो कोई इम्पल्स इसके ब्रेन में जाता है, तो थिंकिंग प्रोसेस वहाँ होती नहीं है, खाली UDM की प्रेजेंस होती है। और उस स्टेज के अंदर वो कोई भी अपने प्रश्न है या किसी के प्रश्न है उसका सॉल्यूशन के लिए वो UDM का कांटेक्ट कर सकता है और वहाँ से वो सॉल्यूशन भी ले सकता है। ये 3B की स्थिति है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि भाई 3C की स्थिति तो इतनी उच्च है कि अभी UDM भी वहाँ अंदर आता नहीं है उसकी बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर, क्योंकि अभी उसका जो आत्म तत्व है, उसका जो अंदर का ईश्वर है या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वो प्रकट हो जाती है। तो UDM भी वहाँ कुछ उसका कोई ज़रूरत नहीं होती है, UDM अपने आप को विड्रॉ कर लेती है, रिसीव हो जाती है। इस तरह ये 3C का स्टेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्म तत्व जो है वो उसके अंदर प्रकट होता रहता है और उसके साथ में उसका इंटरेक्ट किया जो कुछ है वो फिर अभी साधक का अपने आत्मा के साथ रहता है, उसका गाइडेंस लेता रहता है और आगे की समाधि तक की साधना कंप्लीट करता है। तो इस तरह ये पांचों डायग्राम को हमेशा इस तरह समझना है और ध्यान में रखना है, और हो सके तो उसकी एक नोट बना के रख लीजिए। कभी कभी जब भी कोई रीडिंग में आपको ये बात आती है तो रेफरेंस में ये चीज़ को आपको समझना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि साधक के अंदर जब 3C पर पहुंचता है तो उसके अंदर एक कैपेसिटी ऐसी आ जाती है, कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो चाहे तब 3A में रह सकता है, चाहे तब 3B में रह सकता है और चाहे तब 3C के अंदर भी वो रह सकता है। इस तरह पांचों डायग्राम के अंदर अलग अलग भूमिका व्यक्ति की होती है, और ये पीछे के तीन जो है 3A B C वो एडवांस स्थिति को बताते हैं। तो ये इतना ध्यान में रखना है। अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ, पेज नंबर 306। 3C is a stage when the entire physical body and brain are not made use of and the UDM voluntarily recedes so as not to cause any interference of any sort। तो अभी हमने बात की है कि भाई 3C के स्टेज में UDM जो है वो अपने आप को खींच लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, ये ताकि उसका कोई हस्तक्षेप उसके अंदर हो ना पाए। ये सिस्टम के अंदर सिर्फ साधक का जो बीइंग है और आत्म तत्व है, इस तरह का जो उसके अंदर जो कोई कम्युनिकेशन या उसके अंदर को जो एक कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश होता है, तो ये साधक और उसके आत्म तत्व के बीच में ये होता है, और उस दरमियान UDM का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो साइड में हो जाती है, ब्रेन बॉडी ब्रेन सिस्टम में एंटर नहीं हो सकती है उस समय। दो इट इज नाउ इन ए स्टेट ऑफ नो मॉडिफिकेशंस। अब ये कौन सा स्टेट है? नो मॉडिफिकेशन, मतलब कि यहाँ कोई वृत्ति विचार नहीं बन रहा है, थिंकिंग प्रोसेस नहीं है 3C के अंदर। यहाँ कोई, क्योंकि इनकमिंग इम्पल्स ही अंदर एंटर नहीं होता है, तो फिर कोई विचार बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए स्टेट ऑफ नो मॉडिफिकेशन है ये। देर आर नॉट इवन टाइनी वेवलेट्स, तो वहाँ कुछ छोटे छोटे तरंग भी नहीं होते, इतनी शांत प्रगाढ़ता होती है उसके अंदर कि छोटे छोटे तरंग भी वहाँ उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। नेवरथलेस इट वॉलंटरीली कीप्स अवे फॉर द सिंपल रीजन दैट बिसाइड्स इट्स रेडिएशन देर इज नाउ द रेडिएशन फ्रॉम आत्मन, सेल्फ और ईश्वर। तो क्योंकि जो है वो अभी आत्म तत्व का प्रकाश जो है, उसका रेडिएशन है, उसकी किरण जो है वो अंदर से आना चालू हो जाती है, इसलिए वो अभी वॉलंटरीली अपने आप को वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो सिर्फ फिर जो है वो सेल्फ का
या आत्म तत्व जो है उसका रेडिएशन के अंदर ही, उसके प्रकाश के अंदर ही वो साधक जो है वो रहता है, उस स्थिति के अंदर रहता है। As full moon in daytime is redundant, so UDM's radiation is redundant. तो जैसे कि दिन के अंदर भी चंद्रमा अगर आकाश के अंदर है तो उसका प्रकाश आ नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस तरह फैला हुआ है, इतना प्रबल रूप से फैला हुआ है कि चंद्र का प्रकाश पृथ्वी पर आ नहीं सकता। तो इसी तरह ये जो है यूडीएम और आत्म तत्व का दोनों का प्रकाश का हम कंपैरिजन सूर्य के प्रकाश और चंद्र के प्रकाश के साथ भी कर सकते हैं कि जब आत्म तत्व का प्रकाश फैल जाता है तो फिर यूडीएम का जो प्रकाश है वो दब जाता है, उसका कोई मायना नहीं रहता है, उसका कोई ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो इस तरह जैसे दिन में चंद्र का प्रकाश गुम हो जाता है, इसी तरह यूडीएम का भी अभी कोई प्रकाश अंदर आता नहीं है। For now the self, आत्मन और ईश्वर is in the natural state, क्योंकि अभी आत्म तत्व जो है वो उसके नेचुरल स्टेट में है। नेचुरल स्टेट मतलब कि वो अभी प्रकट हो रहा है, अब तक तो वो प्रकट नहीं था, अंदर छुपा हुआ था, डोरमेंट स्टेट के अंदर था। डोरमेंट मतलब कि वो एक्टिव नहीं था, वो कोई बॉडी ब्रेन की सिस्टम में कोई कामगिरी के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं लेता था, ना कोई उसका गाइडेंस था। पर अभी जो है वो प्रकट हो रहा है, तो वो उसका एक नेचुरल स्टेट है। इन 3B UDM इज इन ए नेचुरल स्टेट एंड इन 3C आत्मन और ईश्वर इज इन ए नेचुरल स्टेट। तो 3B के अंदर UDM नेचुरल स्टेट में होती है हमारे अंदर, और 3C के अंदर आत्मन तत्व जो है वो नेचुरल स्टेट के अंदर है। द ब्लॉक और वॉल एट तालुका विच वॉज परमानेंटली इन ओपन पोजिशन अप टू phase 2 refer diagram can be closed consciously as and when required to make states 3A, 3B and 3C possible. For nothing in scientific yoga practices is achieved unconsciously or accidentally. तो आगे हमने देखा था कि भाई जो डायग्राम नंबर 1 और 2 जो है उसमें साधक के अंदर जो सुषुम्ना के नीचे का जो वाल है या जिसको ब्लॉक भी कहते हैं वो हमेशा बंद रहता है, और तालुका का वाल जो है वो हमेशा खुला रहता है। तो इनकमिंग इम्पल्स जब इसके अंदर आता है ऐसे व्यक्ति के अंदर, तो वो सुषुम्ना से नहीं आ सकता, क्योंकि सुषुम्ना बंद है। तो वो ईडा या पिंगला से वो ऊपर इनकमिंग इम्पल्स तालुका तक पहुंचेगी, और तालुका का वाल जो है वो खुला होता है, इसीलिए वो ब्रेन के अंदर चले जाते हैं इम्पल्स, और वहाँ जो मेमोरी, उसकी आइडेंटिकल मेमोरी जो होती है वहाँ से वो लेके फिर आगे रजिस्ट्रेशन एरिया तक आते हैं, जिसको ये आगे का हिस्सा जो है उसको 1 भी कहते हैं, कि ब्रेन 1, ब्रेन और माइंड 1। तो वहाँ तक आता है और वहाँ विचार बन के फिर आज्ञा चक्र से बाहर निकल जाता है। ये सारी प्रोसेस सामान्य व्यक्ति के अंदर और साधक के अंदर भी होती है, पर जब साधक 3A के ऊपर पहुंचता है तब वो वॉलंटरीली फिर तालुका के वाल को बंद कर सकता है और नीचे सुषुम्ना का वाल जो है उसको खोल देता है, ताकि वो ब्रेन के अंदर अभी इम्पल्स न जाए और विचार प्रक्रिया जो है वो न बने। पर साइंटिफिक योग जो है उसके अंदर हमेशा एक चीज़ समझनी है कि कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता है, कि अनकॉन्शियसली नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि कई व्यक्ति, कोई साधक, अच्छे साधक होते हैं, उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हम देखते हैं, कुछ सिद्धियाँ या कुछ पावर्स वगैरह छोटे मोटे, पर उसके वो जो चीज़ उसको मिली है, वो व्यक्ति को मिली है, वो कई कबार एक्सीडेंटली मिल जाती है। एक्सीडेंटली मतलब उसकी साधना का परिणाम से ही मिलती है, पर उसको भी पता नहीं है कि कौन सी चीज़ की है, उसका परिणाम क्या है। तो वो चीज़ अगर दोबारा वो लाना चाहता है तो ला नहीं सकता है। साइंटिफिक योगा जो है वो मैथमेटिक्स जैसा है, कि जिसके अंदर जो कर रहे हैं और उसका वो जो बार बार करते जाते हैं तो उसका एक निश्चित परिणाम आता है, और जब फिर से वही चीज़ करते हैं तो वही सेम निश्चित परिणाम आता है, इसीलिए उसको साइंटिफिक योगा कहा जाता है।
तो साइंटिफिक योगा के अंदर क्या है कि कोई स्टेट को फिर से लाना है तो कुछ क्रिया करने पर वो स्टेट के ऊपर फिर से जा सकते। अब दूसरी साधना से कभी व्यक्ति कोई स्टेट के ऊपर पहुंच गया तो उसको पता नहीं चलता कि क्या हुआ और कैसे ये सब उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हो गया, तो वो दोबारा वो चाहता है तो ऐसा नहीं भी हो सकता। तो साइंटिफिक योग के अंदर ये खास विशिष्टता है और तावरिया जी इसीलिए उसके ऊपर भार देते हैं। तो ये खारी पूरी प्रत्याहार की साधना जो है वो इसको भी हम देखते हैं कि साइंटिफिकली उन्होंने सब स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर सब बताया हुआ है और डेवलपमेंट साइंटिफिकली इस तरह होता जाता है साधक के अंदर। स्टेज 3 इज ए कंडीशन क्लीन स्टेज, ए प्रिल्यूड टू 3B स्टेज। अब पहली जो शुरुआत है वो 3A है, प्रारंभ जो होता है वो 3A का होता है और उसके बाद में 3B का स्टेज जो है वो डेवलप होता है। इन स्टेज 3B एंड 3C incoming impulses along with an identically memory patterns are prevented from rushing in beyond taluka as was earlier possible, and so no identical memory patterns are drawn out to form thought images at the registration area। तो पहले क्या था कि ये जो है इम्पल्स ब्रेन के अंदर जाता था और ब्रेन के अंदर इम्पल्स गया तो आइडेंटिकल मेमोरी को वो खींच के बाहर निकाल लेता था। अब यहाँ जो है 3B और 6 की स्टेज के अंदर इस दौरान क्या होता है कि इनकमिंग इम्पल्स जो है वो अंदर जा नहीं सकता, इसलिए मेमोरी पैटर्न भी इस तरह कोई बाहर आती नहीं है, और अगर मेमोरी पैटर्न अंदर बाहर आई है तो वो मुरझा के मर जाती है, ऐसा हमने आगे पढ़ा था। तो यहाँ ना इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है, वो भी जो अंदर आता है वो तुरंत मर जाता है, मुरझा जाता है। और अगर 3B ये स्टेज के अंदर अगर ब्रेन से कोई मेमोरी पैटर्न अगर बाहर निकलती है उसको मिलने के लिए तो उसको मिल नहीं पाती है तो वो भी मर जाती है। तो खाली जो है वो फिर UDM ही रहती है 3B के स्टेज में, और 3C के स्टेज में तो आत्म तत्व का प्रकाश रहता है। By conscious disuse of the memory patterns, they slowly disintegrate and die, never coming back to the individual। अब इस तरह जो मेमोरी पैटर्न्स अंदर जो है उसका डिसयूज होता है, ये वो बंद हो जाती है धीरे धीरे के, क्योंकि वो जो है उसको मेमोरी पैटर्न को चाहिए इनकमिंग इम्पल्स, तो ही उसका कोई पर्पस रहता है और उससे ही दो मिलते हैं तो ही विचार बनते हैं। अब इनकमिंग इम्पल्स अंदर नहीं आ सकता तो मेमोरी पैटर्न जो है वो धीरे धीरे निकलनी बंद हो जाती है और फिर अंदर डिसइंटीग्रेट होती जाती है, मतलब उसका विघटन होता जाता है और साफ होती जाती है, मरती जाती है। तो यही साधना का पर्पस है। क्या किसी भी प्रकार की आप साधना करिए, अगर आप आपकी मेमोरी पैटर्न को वॉश आउट नहीं कर सकते, उसको डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो कोई साधना का पर्पस नहीं है। क्योंकि ये मेमोरी पैटर्न जो है वही एक रूप से देखे तो हमारा संस्कार है, और संस्कार है उसको इसको मिटाना वही तो साधना का पर्पस होता है। मोक्ष क्यों नहीं है हमारे अंदर? क्योंकि मोक्ष के अंदर जो बीच में आता है संस्कार आता है। अगर संस्कार सब के सब साफ हो गए, लुप्त हो गए, तो फिर मोक्ष तो सामने है ही। तो ये एक जो अंदर एक हर्डल्स है और ये एक रुकावट है, वो यही है, ये इनकमिंग इम्पल्स मेमोरी पैटर्न्स है कि जिसके कारण हम आत्मतत्व का दर्शन भी नहीं कर सकते और ये संस्कारों के कारण हमें मोक्ष भी नहीं मिलता है। और अगर एक बार मर जाती है तो नेवर कम बैक, फिर वापस वो आ नहीं सकती। बट सम साइंटिफिक योगा मेथड्स बिसाइड्स आर ऑल्सो नेसेसरी। अब उसके साथ में थोड़ी और भी कुछ क्रियाएं योगा की करनी पड़ती होगी इस स्टेज के अंदर, ये 3B 3C के अंदर, कि जिसके अंदर मेमोरी पैटर्न तो ये सब साफ हो रही है और उसके साथ में कोई और प्रैक्टिस की भी यहाँ ज़रूरत पड़ती है। फॉर दिस सीड्स द मेमोरी पैटर्न्स आर बाय नेचर नियरली इनडिस्ट्रक्टिबल।
तो ये क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मेमोरी जो एक बार जन्मती है वो ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो अविनाशी जैसी हो गई है, उसका कुछ न कुछ अंश रहता है। इसीलिए इसका सीड इसको कहते हैं कि सीड मतलब इसका जो बीज है, मेमोरी पैटर्न का बीज रहता है, और वो बीज एक बार रहता है तो कोई भी बीज है, बीज से ही तो वृक्ष बनता है। तो अगर हमारे अंदर कोई भी संस्कार का बीज रह गया तो फिर से पूरा संसार हमारे अंदर जा सकता है। इसीलिए पतंजलि भी बारंबार वार्न करते हैं कि भाई सब संस्कार निकल जाना चाहिए। कोई भी संस्कार अगर फिर से फूट निकला किसी कर्म के कारण तो फिर से अंदर से नया संसार उग निकलेगा और साधक आगे बढ़ नहीं पाएगा। In this stage 3C, prana, after being drawn in, is bottled up and rotated in various ways and in various positions for inner cleansing of nadis and centers. तो ये जो है 3C के स्टेज के अंदर क्या होता है एक्चुअली कि साधक जो है वो प्राण को एक बार मूलाधार से अंदर खींच लेता है और फिर जो है वो वहाँ का जो लॉक कर देता है, वहाँ जो वाल है उसको बंद कर देता है। सुषुम्ना से मूलाधार से सुषुम्ना से वो प्राण अंदर खींच लेता है, फिर सुषुम्ना वाला वाल जो है उसको भी बंद कर देता है और वो ऊपर का जो ब्रेन का वाल है उसको भी वो बंद कर देता है। उसके यहाँ इसके पास एक ऐसी एक क्षमता होती है कि दोनों वाल को बंद करके वो एक पूरा इसको बॉटल अप कर देता है, उसको भर के रखता है, कहीं से भी लीक नहीं हो सकता अभी प्राण उसके अंदर, क्योंकि दोनों जो वाल है उसको उसने बंद कर दिया है। और अभी वो क्या करेगा कि वो प्राण को अंदर इसके इनर बॉडी के अंदर, उसके एस्ट्रल बॉडी के अंदर पूरा घुमाता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। और उसका ये इससे क्या एक फ़ायदा होता है कि उसकी जो अंदर की नाड़ियाँ हैं, योग शास्त्र कहते हैं कि भाई एस्ट्रल बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती है और अलग अलग सेंटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर, और चक्र वगैरह भी है। तो इन सब का क्लींसिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कार जो है वो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं अंदर एस्ट्रल के अंदर पड़ा होता है। तो इस सब का क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए साधक को 3C के अंदर प्राण को इस तरह लॉक करना पड़ता है और वही प्राण को अंदर बार बार घुमाते रहता है, उसका रिवोल्यूशंस होता है और इसी तरह वो अपना अंदर का एस्ट्रल को प्योर करता जाता है, एकदम क्लीन कर देता है और इस तरह धीरे धीरे वो संस्कार मुक्त होता जाता है। तो क्लींसिंग प्रोसेस इज बाय इटसेल्फ ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड टेक्स मैनी लाइव्स। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये उसने इस तरह प्राण को खींच लिया और घुमा लिया तो चलो हो गया भाई, शुद्धि हो गई। जैसे दूसरी साधना में और दूसरे लोग कहते हैं कि भाई हमने तो 2-5 साल साधना कर ली तो बहुत हो गया, हमारा सब साफ सुफ हो गया। ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत जन्मों तक ये क्लींसिंग की, क्योंकि संस्कार इतने गहरे हैं, इतने डीप में है। सबकॉन्शियस तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद में जो अनकॉन्शियस का जो प्रदेश होता है वो तो बहुत गहरा है और बहुत उसके अंदर बहुत वाइल्डनेस भी बहुत है, उसके अंदर बहुत अच्छा बुरा जो कहते हैं वो सब कुछ इसके अंदर पड़ा है। जो हमारा एनिमल संस्कार है वो तो वो वहाँ तक पहुँचना है, साधना को वहाँ तक ले जाना है और वहाँ तक जाके सफाई करनी होती है। इसलिए बहुत जन्म इस सब चीज़ों के अंदर लगता है। Now that the incoming impulses and identically memory patterns are kept out, both the nadis in the astral body system, Ida and Pingala, which so far were operative up to state 3A, are also rendered inoperative, and the block or wall at the base of the spine opens the sushumna, which is cleansed step by step from one center to another center. तो अभी यहाँ क्या होता है कि इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न्स को तो ये स्टेज के अंदर वो तो आने ही नहीं देते हैं। तो इसीलिए जो है वो इडा और पिंगला जो है, जो पहले वो काम करती थी, वो अभी इनऑपरेटिव हो जाती है, वो निष्क्रिय हो जाती है, वो अभी काम नहीं करती इडा पिंगला।
अभी जो उसका होगा वो सुषुम्ना से ही होगा। और सुषुम्ना के नीचे वाला वाल जो है वो जब ज़रूरत पड़ने पर वो वाल को खोल देता है और उसको उसकी वहाँ भी शुद्धि होती है, ये वाल, ये सुषुम्ना। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी बहुत जन्मों से बंद होती है तो उसकी सफाई करनी पड़ती है। जैसे कि एक कोई कैनाल होती है, वो बहुत समय से, लंबे समय से बंद पड़ी है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कचरा वगैरह जमा इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको साफ करने में समय लगता है। इसी तरह हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी जो है वो जन्मों जन्म से बंद पड़ी हुई है, तो उसको उसकी भी सफाई करनी पड़ती है। तो प्राण द्वारा साधक उसकी सफाई करता रहता है। After this cleansing process is over, the revolutions of the inner circuit begin. अब ये जो क्योंकि ये सब नाड़ियाँ वगैरह तो क्लींस होनी चाहिए, अगर वो क्लींस नहीं होगी तो उसके अंदर प्राण का जो रोटेशन या रिवॉल्यूशन होना चाहिए वो हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि पूरा रिवॉल्यूशन का एक मार्ग होता है, वो मूलाधार से लेके ऊपर तक जाता है आग्ना तक, और आग्ना से फिर नीचे मूलाधार तक आता है, और बीच में के सारे चक्र को वो इन्वॉल्व करता रहता है। तो ये पूरा पाथवे है। वो पाथवे एक बार अगर क्लीन हो जाता है तो उसके अंदर फिर प्राण को घुमा सकता है, रिवॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये साधक को साथ साथ में ये सब करना पड़ता है, अंदर की नाड़ियों को क्लीन करना पड़ता है और फिर रोटेशन उसका स्टार्ट करना पड़ता है। This is the more advanced stage of 3C and leads from pratyahar onwards to the stage of samadhi with सिद्ध। तो ये जो है वो एडवांस स्टेज है। अभी यहाँ तक उसने, साधक ने बहुत काम कर लिया है, नाड़ियों के ऊपर, चक्रों के ऊपर, अलग अलग सेंटर्स के ऊपर, और अच्छी तरह एस्ट्रल को क्लींस कर लिया है। तो वो आगे जाके फिर ये 3C का ये एडवांस स्टेज है, और आगे जाके ये समाधि, जो समाधि विद सिद्ध, मतलब सभी समाधि है, सभी समाधि तक ये प्रक्रिया चालू रहती है 3C के अंदर। The preliminary cleansing process is done by opening the block or wall at the base of the spine, which till now was permanently in closed position। तो अभी वो जो है वो वाल जो है नीचे वाला, स्पाइन के नीचे का, वो इसकी भी प्रिलिमिनरी क्लींसिंग हो जाती है, और वो वाल जो है वो अब खुल जाता है। जो पहले से परमानेंटली बंद था अब उसको भी खोला जाता है। एट ए टाइम इन स्टेज प्राण इज रेज्ड फ्रॉम स्वादिष्ठान टू मणिपुर वाया मूलाधार एंड बैक। अभी यहाँ पूरी एक सर्किट के जो मार्ग है, उसका पाथवे है, ये यहाँ बताते हैं कि किस तरह प्राण ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर प्राण ऊपर दूसरे चक्र की ओर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर और ऊपर वाला चक्र की ओर जाता है। ये सब यहाँ डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। इसलिए कहते हैं कि एट ए टाइम इन स्टेजिस प्राण इज रेज्ड फ्रॉम स्वादिष्ठान टू मणिपुर वाया मूलाधार एंड बैक। तो स्वादिष्ठान से शुरू होता है, वो मणिपुर तक पहुँचता है, ऊपर जाता है, और फिर नीचे मूलाधार पर आता है, और मूलाधार से स्वादिष्ठान पर। अब उसके बाद में ये पहले यहाँ तक मणिपुर तक गया था, अब देखिए आगे वो मणिपुर से भी आगे जाता है, फ्रॉम स्वादिष्ठान टू अनाहत वाया मूलाधार एंड मणिपुर एंड बैक। तो एक एक चक्र ऊपर ऊपर जाता है, पहले स्वादिष्ठान मूलाधार, फिर मणिपुर आया, मणिपुर के बाद में वो अनाहत तक ऊपर जाता है, और फिर वापस वो रूट के अंदर नीचे आ जाता है। इसी तरह फिर आगे फ्रॉम स्वादिष्ठान टू विशुद्धि वाया मूलाधार मणिपुर एंड अनाहत एंड बैक, फ्रॉम स्वादिष्ठान टू तालुका वाया मूलाधार मणिपुर अनाहत एंड विशुद्धि एंड बैक, फ्रॉम स्वादिष्ठान टू सहस्त्रार वाया मूलाधार मणिपुर अनाहत विशुद्धि एंड तालुका एंड बैक, और लास्ट में फ्रॉम स्वादिष्ठान टू आग्ना वाया मूलाधार मणिपुर अनाहत विशुद्धि तालुका सहस्त्रार एंड बैक। तो देखो ये सब जो चक्र है अंदर के, वो ये कवर हो जाते हैं। ये स्वादिष्ठान से चालू होके ऊपर जाता है, आग्ना चक्र तक जाते हैं, और उसके अंदर बीच में जो जो चक्र आते हैं
वो चक्र सबका कवर हो जाता है। मतलब ये पाथवे के ऊपर प्राण ऊपर जाता है, ये चक्रों की शुद्धि करता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर इस तरह लंबे समय तक चलता है और एक चक्र का क्लिनसिंग हो जाता है। फिर दूसरे पर उसके बाद में कुछ और समय के बाद में ये दूसरा ऊपर वाला चक्र है, वहाँ तक प्राण जाता है, वहाँ भी कितना समय तक ये काम करना पड़ता है, उसके बाद में और ऊपर का चक्र का, इस तरह ये पूरी सर्किट बनाई जाती है और उसके अंदर बहुत लंबा समय लगता है। अब ये तो हुआ आधा, क्योंकि आज्ञा चक्र तक जाती है वो रेज होता है, ऊपर की ओर जाता है। अब फिर से पूरी सर्किट बनाने के लिए आज्ञा चक्र से सेम वे नीचे विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, यहाँ मणिपुर नहीं आएगा पर कुंडली चक्र आएगा, और फिर मूलाधार स्वाधिष्ठान। तो यहाँ फिर एकदम कंप्लीट एक सर्किट बन जाती है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की। तो अब नीचे वाला ये बताते हैं, देयर आफ्टर begins the downward journey wherein pran after reaching ajna moves down to the right half of visuddhi, the right half of anahat, then to kundali, on to muladhar and back to the right half swadhisthana। इस तरह देखो, अभी जो आधा हिस्सा छूट गया है राइट साइड का, पहले लेफ्ट में से वो ऊपर गई थी, प्राण गया था, अब राइट के अंदर से जो जो आधा जो पार्ट है उसको कवर करते हुए ये प्राण आज्ञा से नीचे आता है। आज्ञा से पहले आएगा विशुद्धि पर, विशुद्धि से अनाहत पर आएगा, अनाहत से मणिपुर पर नहीं आएगा पर कुंडली चक्र जो उसके बाजू में है राइट साइड पर, वहाँ आएगा, और वहाँ से फिर ये स्वाधिष्ठान मूलाधार पर आ जाएगा। टिल इट रीच आज्ञा, it retraced its path in reverse order, touching only the left half of equivalent of each center. Now after reaching ajna, it reaches the left half and then goes over to the right half of each center before descending as stated above। तो पहले जो था वो लेफ्ट साइड से वो ऊपर गए थे, और अभी ये जो है वो राइट साइड से आज्ञा चक्र से नीचे की ओर। एक चक्र के दो पार्ट हम करते हैं कि एक राइट और लेफ्ट। तो पहले जब ऊपर की ओर जब प्राण जाता है तो वो लेफ्ट साइड पर से ऊपर की ओर जाता है, और आज्ञा चक्र से जब नीचे उतरता है तब राइट साइड से वो नीचे की ओर आता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट फुल सर्किट द लेफ्ट एंड राइट हाउस आर प्रॉपरली मेंटेन वाइल गोइंग अप एंड वाइल कमिंग डाउन। तो ये दोनों साइड के चक्र है उसको कंप्लीटली ऊपर नीचे जाते समय उस दोनों को कवर कर लेता है, ताकि पूरा चक्र जो है, हर एक चक्र जो है वो शुद्ध होता जाए। दिस क्लीन्स ऑल द इनर पैसेजेस, दिस क्लींसेस ऑल द इनर, ये जो अंदर का इनर पैसेजेस है उसको भी वो साफ करता जाता है। ये प्राण, ये सब पूरा प्राण है, जो प्राण है जिसको प्राण शक्ति कहते हैं वो, या जिसको तावरिया जी कॉस्मिक ब्रेथ भी कहते थे, वो प्राण जो है वही ये सारी शुद्धि की क्रिया करता है। इसलिए प्राण का हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत महत्व दिया गया है, प्राण शब्द का बहुत महत्व दिया गया है। Each center has a left and right half, but Manipur has Kundli, a separate center, as the right half, and Sahasrar similarly has Bindu as the right half। अब दो चक्र ऐसे है कि उसके आधा हिस्सा के अंदर दूसरा चक्र ही आ जाता है। तो एक जो हमारे नाभि के पास में जो मणिपुर चक्र है उसकी राइट साइड पर एक छोटा सा चक्र है, उसको कुंडली चक्र कहते हैं। और इसी तरह ब्रेन के अंदर जो सहस्त्रार चक्र है, हमारे शास्त्रों के अंदर सहस्त्रार को बहुत महत्व दिया जाता है। तो सहस्त्रार है, उसके बाजू के अंदर जो है एक छोटा सा चक्र है, उसको बिंदु चक्र कहा गया है। तो तावरिया जी बिंदु चक्र को ज़्यादा महत्व देते थे, सहस्त्रार को नहीं, क्योंकि वो कहते थे कि भाई जो हमारा आत्म तत्व है वो बिंदु चक्र में बैठा हुआ है, सहस्त्रार के अंदर नहीं। तो वो बिंदु चक्र को ज़्यादा महत्व देते थे। तो ये आधा आधा, ये सहस्त्रार का आधा हिस्सा के रूप में बिंदु को माना गया है, और मणिपुर का आधा के हिस्से में
कुंडली को माना गया है। ऑल द लेफ्ट हाउस ऑफ द सेंटर्स आर लिंक्ड with the left mid brain and all the right halves of the centers are linked with the right mid brain। अब जो सेंटर का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा जो है सेंटर का वो लेफ्ट ब्रेन से जुड़ा होता है और राइट साइड का जो सेंटर का हिस्सा है या चक्र का जो हिस्सा है वो राइट ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। तो हमारा ब्रेन को मॉडर्न साइंस के दृष्टि से समझे तो इसका 3 पार्ट बताया गया है। लेफ्ट पार्ट जिसको लेफ्ट ब्रेन कहते हैं, बीच में अंदर जो है वो उसको कोर ब्रेन कहते हैं और तीसरा जो है वो राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन ये लॉजिकल है, हम ये अभी बात करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, शब्दों का उपयोग करते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं, ये लेफ्ट ब्रेन का काम है। और कोर ब्रेन जो है वो प्रोसेसिंग का काम करता है, अंदर ब्रेन की प्रोसेस होती है। और राइट ब्रेन है उसको डिवाइन ब्रेन भी कहते हैं, मतलब कि वो जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है या कोई जो एडवांस जो स्थिति है, हायर कॉन्शियसनेस है, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो माध्यम बनता है वो है राइट ब्रेन। ओनली व्हेन द राइट मिड ब्रेन इज फुल्ली डेवलप्ड एंड फंक्शनिंग डज इट मेक एन इंडिविजुअल ए कंप्लीट बीइंग। तो ये जब तक होता है राइट ब्रेन का भी उसके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, ये 3C की साधना तक पहुंचता है साधक, तो राइट ब्रेन का भी उसके ऊपर बहुत काम हो चुका होता है और वो साधक के अंदर तब साधक को जाके कंप्लीट बीइंग उसको कहा जाता है। तो ये राइट मिड ब्रेन जो है उसका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ तावरिया जी के हिसाब से तब वो कंप्लीट बीइंग कहा जाता है जब उसके अंदर लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, कोर ब्रेन, तीनों ब्रेन अच्छी तरह कामगिरी करते हैं और राइट ब्रेन का डेवलपमेंट भी हो चुका होता है। सामान्य व्यक्ति के अंदर राइट ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, वो लेफ्ट ब्रेन से ही जीता है और हर चीज़ को लेफ्ट ब्रेन से ही समझने का प्रयत्न करता है। पर राइट ब्रेन जो है वो एक अंदर का एक ऐसा है कि जैसे कि अंदर से हम कई चीज़ें इंट्यूशन से समझ सकते हैं, कई चीज़ जो है जिसके अंदर हमारी इंद्रियों को भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी चीज़ हम समझते हैं, तो उसमें राइट ब्रेन जो है वो उसका एक रोल होता है। दिस क्लिनसिंग प्रोसेस इज मिसअंडरस्टूड एज राइजिंग ऑफ द कुंडलिनी। अब ये जो क्लिनसिंग प्रोसेस जो जिसमें ये सर्किट बनी है और प्राण ऊपर नीचे घूमता रहता है, कई लोग इसको ही कुंडलिनी कह देते हैं क्योंकि कुंडलिनी का मार्ग भी यही है कि वो सुषुम्ना से ही हमेशा ऊपर चढ़ती है। वो सुषुम्ना के नीचे के हिस्से में उसका मुख होता है, पर क्योंकि सुषुम्ना बंद है तो वो ऊपर नहीं चढ़ सकती है। अब जब सुषुम्ना का वाल, नीचे वाला वाल जब खोल दिया जाता है तो सुषुम्ना जो है वो ये जो कुंडलिनी है वो सुषुम्ना में अपना मुख डालती है और उस दौरान साधक को अलग अलग अनुभव होता है, जैसे कि करंट लगा हो, इस तरह का कोई एक टिपिकल टाइप का उसको एक कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं और फिर धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति जो है वो सुषुम्ना में ऊपर चढ़ती है। और वो भी ऐसे नहीं है कि फटाफट ऊपर चली जाती है, वो आज जरा ऊपर गई फिर से वो नीचे उतर जाती है, फिर अभ्यास के बाद धीरे धीरे करके और थोड़ी ऊपर जाती है। तो कुंडलिनी का अभ्यास भी इसी तरह होता है और वो सुषुम्ना के अंदर इस तरह धीरे धीरे करके प्रगति करती है। और कहते हैं कि भाई जब एक दिन वो ऊपर सहस्त्रार में तक पहुंच जाती है और वहाँ स्थायी हो जाती है, उस दिन फिर योग समाप्त हो गया। इस तरह योग शास्त्र के किताबों के अंदर इस तरह का वर्णन मिलता है। Actually, only when closed circuit starts revolving is power generated within the system, which now amounts to spiritual will। तो ये सर्किट जो बनती है और उसके अंदर जो रिवॉल्यूशन प्राण का होता है वो पावर को जनरेट करता है। उसके अंदर एक शक्ति साधक के अंदर आती है, महसूस साधक कर सकता है, पावर को महसूस कर सकता है और वो जो है वो
स्पिरिचुअल विल के बराबर है। उसके अंदर अभी स्पिरिचुअल विल मतलब अब वो जो चाहेगा वो कर सकता है। स्पिरिचुअल विल जब एक बार आ जाती है तो आगे की साधना में स्पिरिचुअल विल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। धारणा ध्यान समाधि की साधना के अंदर स्पिरिचुअल विल की ज़रूरत खास पड़ती है, क्योंकि उसको वो प्रैक्टिस करने के लिए एक अंदर से एक ताकत चाहिए, और दूसरा वो एक विल क्रिएट करके वो आगे की प्रोसेस में जाता है। क्योंकि वो सारी प्रक्रिया जो है वो इतनी आसान होती नहीं है। कुछ प्रक्रिया टीडियस भी होती है कि जिसके अंदर से उसको गुजरना पड़ता है। तो साधक को इस तरह अंदर से तैयारी करके इस तरह आगे की प्रोसेस के अंदर जाना होता है। तो स्पिरिचुअल विल यहाँ अब उसके पास आ गई, इसलिए वो आगे की साधना भी अच्छी तरह कर सकता है। Thus, when the first circuit is completed, prana, that is drawn into the body system, physical plus astral, is refined, and during such periods, physical breathing is suspended. That is, the physical body is in a state of clinical death. तो ये जो है प्राण की अब जो सर्किट बनती है यहाँ गाड़ी, तो पहली सर्किट जब बनती है नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से फिर नीचे आती है। ये फिजिकल और एस्ट्रल दोनों के अंदर इस तरह की सर्किट बनती है। मतलब एस्ट्रल के अंदर ये जो घूमना है वो एस्ट्रल के अंदर होता है, पर वो फिजिकल के अंदर भी वो महसूस कर सकता है व्यक्ति, और इसकी प्रक्रिया चलती है वो एस्ट्रल के अंदर चलती है। क्योंकि प्राण जो है, प्राण का जो अंदर लेना जो है, विड्रॉल ऑफ प्राण जो है वो एस्ट्रल में होता है। इसीलिए ये इसको फिजिकल और एस्ट्रल के अंदर इसकी अनुभूति होती है, और वहाँ वो दोनों को रिफाइन करता है, दोनों बॉडी को रिफाइन करता है ये प्राण। और उस समय क्या होता है कि जैसे कि साधक का श्वास ही बंद हो गया हो, इस तरह की एक स्थिति आ जाती है कि अभी उसका श्वास, अगर ऐसे कोई डॉक्टर आके इसको नापेगा तो पता चलेगा इसका तो श्वास ही नहीं चलता है। जैसे क्लिनिकल डेथ होता है। क्लिनिकल डेथ का मतलब क्या कि उसके ना हार्ट बीट चलते होते हैं, ना उसका श्वास चलता होता है, इसको क्लिनिकल डेथ कहते हैं हम। उसी तरह की जो स्थिति है वो यहाँ 3C के स्टेज के अंदर जब ये सर्किट बनती है तब होती है। तो साधक जो है वो अंदर प्राण का रोटेशन चालू रहता है, पर बाहर जो है फिजिकल लेवल पर उसका श्वास जो है वो थम जाता है। Such practices are performed only in the presence and under guidance of an advanced guru. तो कोई एडवांस गुरु है, अगर बाहर का है तो भी बहुत एडवांस गुरु चाहिए, और अंदर का गुरु का भी उसमें साथ में ट्रांसेंडेंटल टीचर जो है उसका भी मार्गदर्शन चाहिए। पर खास करके बाहर का गुरु अगर है तो उसका इसमें खास गाइडेंस लेके इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि ये क्लिनिकल डेथ की प्रोसेस के अंदर जब ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी गलती होती है तो वो सचमुच में वो क्लिनिकल डेथ हो जाएगा। तो यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती है, उसको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ओनली व्हेन 3600 circuits per minute are reached and rotated for at least 3000 nights is one then able to maintain 3C condition simultaneously beside the normal physical condition। अब देखो एक तो 1 मिनट के अंदर 3600 बार इस तरह की सर्किट तो हमने समझा अभी कि किस तरह कौन से चक्र से ऊपर जाती है, कौन से चक्र से नीचे आती है। तो एक साइकिल बनती है, उसको ऐसी 3600 बार 1 मिनट के अंदर 3600 बार इस तरह का रिवॉल्यूशन, इस तरह का घूमना इसके एस्ट्रल बॉडी के अंदर होता है। और ये कितने समय तक करना पड़ता है? 3000 नाइट। 3000 नाइट मतलब कितना हुआ, समझो करीब 8 साल तक उसको हर रात्रि को ये प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो ये कितनी लंबी सब साधना है, और कितना बिना कंटाले, बिना वो ये लंबे समय तक उत्साह के साथ करना पड़ता है, और बहुत मुश्किल है। बहुत कम साधक जो होते हैं वो ही इस तरह की ये साधना सारी कर सकते हैं। और ये इस तरह की ये 3C की कंडीशन को इस तरह वो मेंटेन कर सकते हैं, वो फिजिकल
और नॉर्म फिजिकल की स्थिति भी वो उस समय नॉर्मल रहनी चाहिए। और इस तरह 3C के स्टेज के अंदर वो ये साइकिल जो है वो अंदर चालू रहती है लंबे समय तक, और साथ में फिजिकल कंडीशन को भी मेंटेन करना पड़ता है। बट सच ए स्टेज इज़ माइटी डिफ़िकल्ट। यही है कि ये साधना इतनी आसान नहीं है। कोई अच्छा गुरु चाहिए और साधक भी बहुत खंतीला, बहुत जिसके अंदर एक बहुत स्पष्ट रूप में उसके अंदर ध्येय हो चुका है और उसको बस उसको मोक्ष या आत्म तत्व के बिना और कुछ नहीं चाहिए, इस तरह का उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एक विल जन्मती है, तभी इस तरह की साधना हो पाती है। द एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म इज इन एडिशन डेवलप बिसाइड्स विद इन द रजिस्ट्रेशन एरिया ऑफ द कंप्यूटर। तो रजिस्ट्रेशन एरिया जो है आगे का ब्रेन 1 का, वहाँ नॉर्मल कोर्स में तो हमारा क्या होता है कि हम जानते हैं कि भाई विचार प्रक्रिया जो फाइनल स्टेज के अंदर या रजिस्ट्रेशन एरिया में होती है और फिर बाहर निकलती है। अब यहाँ कुछ ऐसा बनता है क्योंकि इसके अंदर अभी ये थिंकिंग प्रोसेस तो है नहीं, तो वो कोई विचार बन के निकलता नहीं है। फिर भी ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए एक नया प्रकार का मैकेनिज्म उसके अंदर रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर डेवलप होता है। उसको यहाँ उन्होंने एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म कहा है कि वो एक्सपीरियंस कर सकता है। अब देखो ये जो अंदर पूरी प्रोसेस चल रही है वो उसको कि कोई जगह पर उसका एक क्या कहते हैं उसको एक रजिस्ट्रेशन या उसकी नोट तो लेनी चाहिए। वहाँ वो कुछ कोई ऐसा हमारे अंदर ऐसी कोई चीज़ ऐसी जागृत होनी चाहिए जिसको पता हो कि ऐसी ऐसी प्रक्रिया चल रही है। तो ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह का इस तरह की बात जो है वो रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है। नहीं तो फिर साधक जब वो चीज़ से साधना से बाहर आता है, जिसको व्युत्थान कहते हैं, व्युत्थान माने साधना से बाहर आना, तो व्युत्थान में जब साधक बाहर आएगा तो उसको याद ही नहीं आएगा कि भाई ऐसा कोई चीज़ उसके अंदर घटित हुई थी। तो ये एक्सपीरियंस जो है वो अंदर नोट होना, वो उसका अंदर एक रजिस्ट्रेशन होना इतना ज़रूरी है। पर इसके लिए ये अभी जो है वो पुरानी प्रैक्टिस जो है, मतलब जो थिंकिंग प्रोसेस वाली प्रैक्टिस है वो तो यहाँ होती है नहीं है। तो यहाँ नेचुरली एक नई चीज़ डेवलप होती है कि जिसके अंदर ये एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म आता है, जो वो एक्सपीरियंस कर लेता है और वो याद भी रखता है। उसको पता होता है कि मेरे अंदर ऐसा ऐसी घटनाएं चल रही है, ऐसे ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही है, इस तरह का रोटेशन चल रहा है, इस तरह इस चक्र से होके यहाँ से होके प्राण यहाँ गया वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ उसके अंदर ख्याल में उसके ध्यान में रहती है और इसके लिए ये एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। दिस कंप्यूटर इज नाउ शट ऑफ एज ए रजिस्ट्रेशन एरिया फॉर थॉट फॉर्मेशन। अब थॉट फॉर्मेशन के लिए तो ये जो है वो शट ऑफ हो गया, उसको बंद कर दिया गया है। ये कंप्यूटर में वो इस प्रकार की प्रक्रिया होने वाली नहीं है, थॉट फॉर्मेशन का प्रक्रिया होने वाली नहीं है। And instead the newly developed supersensitive film, the experiencing mechanism, unending and limitless, on which is projected various pictures through the medium of super cosmic consciousness, Atman, the self or Ishwar, beyond the limit of the domain of mind itself, is ready to illuminate द ऑर्गेनिज्म और बॉडी सिस्टम ऑफ व्हाट इज़ बियॉन्ड। बहुत लंबी बात यहाँ की है उन्होंने कि अभी जो ये नई चीज़ जो डेवलप हुई है उसके अंदर जो एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म, उसको सुपर सेंसिटिव फिल्म भी कहते हैं कि उसके अंदर एक सुपर सेंसिटिव फिल्म चल रही है अभी इसके रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर। और उसके अंदर जो कुछ आत्म तत्व से जो उसको शिक्षा मिलती है या आत्म तत्व के साथ उसका जो कम्युनिकेशन होता है, वो जो सारी चीज़ें जो होती है वो यहाँ सुपर सेंसिटिव फिल्म के ऊपर आ जाती है और वो कैच कर लेती है और एक रूप में वही एक मेमोरी भी बन जाती है। मतलब वो याद रहता है कि उस दौरान क्या क्या हुआ था। और ये जो चीज़ है वो
कॉस्मिक अपना जो माइंड जो है वो यूडीएम, उसका जो डोमेन है, उसका साम्राज्य है, उसके परे का है। क्योंकि ये देखा कि ये अभी यूडीएम अंदर आ नहीं सकती, तो यूडीएम की तो यहाँ बात है नहीं, उसका डोमेन तो यहाँ खत्म हो गया है। अब आत्म तत्व यहाँ एकदम प्रवर्तमान है, और आत्म तत्व के साथ जो कुछ अंदर हो रहा है उसका वो एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म के द्वारा वो साधक जान समझ सकता है। The pictures are the result of intense radiations, the intensity of which is greater than thousands of hydrogen bombs. अब जो अंदर पिक्चर जो बन रहा है, ये अंदर के प्रकाश जो आ रहा है, और उसके साथ में जो यहाँ वो सेंसिटिव फिल्म के अंदर जो पिक्चर बन रहे हैं, वो उसकी इंटेंसिटी बहुत बहुत ऊंची होती है। और कहते हैं कि भाई हजारों हाइड्रोजन बम होते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसके से भी ज़्यादा ये अंदर का जो आत्म तत्व का जो रेडिएशन या प्रकाश आता है, और वो जो सेंसिटिव फिल्म के ऊपर उसका जो अनुभव होता है, वो हाइड्रोजन बम से अनेक हाइड्रोजन बम के भी उससे भी कई गुने ज़्यादा है ये इस प्रकार का आत्मा का प्रकाश। Similarly, in stage 3b, the intense radiations of the clean UDM is able to do likewise to a lesser degree. अब 3b के स्टेज में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, पर उस दौरान यूडीएम का प्रकाश जो है वो वहाँ फैला होता है बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर, पर लेसर डिग्री के अंदर, मतलब कि थोड़ी कम मात्रा के अंदर। जबकि 3c के अंदर आत्मा तत्व का जो प्रकाश फैलता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इन गीता, अर्जुन इज शोन एज हैविंग रीच स्टेज 3b and temporarily with the help of Lord Krishna reaches the stage 3c, but not by his own efforts, and so is unable to maintain it longer under the guidance of transcendental teacher Lord Krishna, and returns to 3a stage because he has to live and fight the battle of Kurukshetra. अभी यहाँ अर्जुन की बात करते हैं कि जो इस तरह इन्होंने जो डायग्राम में बताया है, इसके मुताबिक अगर अर्जुन को ये किया जाए तो अर्जुन 3a की स्थिति वाला था, उसके अंदर एक बैलेंस तो आ गया था, पर उसके अंदर जो है वो अभी आगे का 3b और 3c का अनुभव नहीं था। तो भगवान कृष्ण की मदद से भगवान कृष्ण ने उसको पर कृपा करके ये 3b और 3c का उसको अनुभव करवाया था। 3b तक वो पहुंचा हुआ था और भगवान ने उसको 3c का अनुभव कराया, क्योंकि जो विश्वरूप दर्शन जब भगवान ने कराया तब तो वो 3c की स्थिति के अंदर था, क्योंकि विश्वरूप दर्शन उसने बाहर नहीं किया था, उसके अंदर किया था। तो वो 3c की स्थिति के अंदर जब था तब उसने वो विश्वरूप दर्शन उसका अंदर ही अंदर किया, और वो भगवान ने उसको करवाया इसीलिए कर सका। उसकी अपनी क्षमता उस समय इतनी नहीं थी, क्योंकि वो 3b तक ही पहुंचा हुआ था। पर क्योंकि उसको अभी आगे युद्ध लड़ना था तो वो 3b में भी नहीं रह सकता, उसको 3a में आना पड़ता है, क्योंकि युद्ध करना है तो स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा, थिंकिंग प्रोसेस कराना पड़ेगा। तो 3b के अंदर तो ये सब प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए अर्जुन जब युद्ध करते समय 3a की स्थिति में वापस आ जाता है। अप टू दिस स्टेज, दैट इज द बाउंड्री ऑफ द डोमेन ऑफ माइंड, दिस सुपर सेंसिटिव फिल्म रिसीव्स पिक्चर्स। तो यहाँ जब तक ये माइंड का जो बाउंड्री है, माइंड का साम्राज्य की बाउंड्री है, वहाँ तक ये सुपर सेंसिटिव फिल्म है वो पिक्चर्स को रिसीव कर सकते हैं। दिस हैपन्स ड्यूरिंग द हायर स्टेजेस ऑफ प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि विकसित। तो ये जो है वो अंदर जो एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म है वो धारणा, ध्यान, समाधि और ये प्रत्याहार के स्टेज में सबके अंदर, एडवांस प्रत्याहार का स्टेज और धारणा, ध्यान, समाधि का स्टेज के अंदर इस तरह का वो अंदर अनुभव ले सकता है। ऐसा होता रहता है।
Once an individual crosses over this boundary of the domain of mind, that is entire field of the UDM, and goes beyond the seen universe Bhu, the unseen universe Bhuva, and very subtle universe Swaha. These sensitive films snap the link with the physical body and brain, and so the physical body and brain therefore die a physical death consciously, thus achieving samadhi without seed, which differs from natural death that simply happens in which the individual can do nothing nor know nothing. अब जो है यहाँ अभी ये फाइनल स्टेज की यहाँ बात कर रहा है कि जब अब साधक जो है वो ऐसी स्थिति पर आ गया है कि अभी उसको कॉन्शियसली उसके बॉडी ब्रेन सिस्टम को वो समाप्त करना चाहता है, मृत्यु करना चाहता है। पर ये देखो यहाँ एक बात समझ में आएगी कि कॉन्शियस डेथ जो है वो भी यहाँ दो प्रकार के हम देख सकते हैं। एक कॉन्शियस डेथ ऐसा है कि जिसके अंदर सीड होता है, इसीलिए वो दोबारा जन्म ले सकता है, तो कॉन्शियस डेथ देन कॉन्शियस बर्थ। अब ये यहाँ जो कॉन्शियस डेथ की ये बात कर रहे हैं ये फाइनल कॉन्शियस डेथ है। मतलब यहाँ उसने अब वो जो सब पूरे सीड्स जो है, जो संस्कार है, वो सब कुछ उसने ख़त्म कर दिए हैं और अभी वो फाइनल डेस्टिनेशन उसका जो जन के अंदर उसका जो सेलेस्टियल होम है वहाँ जाने की तैयारी में है। और इसीलिए यहाँ ये सब उसकी जो लिंक है वो दूसरे अलग अलग बॉडियों के साथ या अलग अलग ये फिजिकल में जो भू है, भूव है, स्व है, तीन लोक और तीनों के जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है, इन सब से वो सब लिंक जो है उसको वो काट डालता है और वो इस तरह पूरा का पूरा सब संस्कार सब कुछ मिटा के अब ये इस तरह कॉन्शियस डेथ को ग्रहण करता है, जाकि वो फिर वो जन्म में अभी चला जाए और फिर कभी भी वापस आने की उसको ज़रूरत नहीं पड़े। तो कॉन्शियस डेथ इस तरह हम देखते हैं कि दो प्रकार के यहाँ बताए हैं। एक कॉन्शियस डेथ जो है जिसमें अगर सीड है, मतलब सभी समाधि तक पहुँचा हुआ है, तो वो दोबारा वो जन्म लेगा, कॉन्शियस बर्थ लेगा। पर अगर वो निर्भीत समाधि पर पहुँच जाता है एक बार, तो उसको फिर दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सब सीड्स को ख़त्म कर देता है और फिर वो अपनी अंतिम यात्रा पर चला जाता है। जो कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल डेथ के अंदर व्यक्ति को कभी भी पता नहीं चलता। अब दो पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं ताकि यहाँ ये पूरा यहाँ एक चैप्टर का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। The super cosmic consciousness Atman, the self or Ishwar, gathers itself at Bindu and not at Sahasrar, as happens in the case of normal people at normal death, and departs forever, to be in its natural state in Jana universe, never to be again co-joined to any body or brain or mind, not even the most subtle. Thus we repeat, is samadhi without seed achieved. अभी यहाँ ये फाइनल स्टेज की फिर से ये बात कर रहे हैं कि यहाँ जो है वो उसका आत्मा तत्व जो है उसको वो बिंदु के अंदर वो फिर ला देता है। वो साधक जो है वो सामान्य व्यक्ति का जब डेथ होता है तो वो सहस्त्रार से होता है, पर साधक का जब डेथ होता है, जब इस तरह जो ये योगी का जो वो अभी वो फाइनल स्टेज में फाइनल डिपार्टमेंट में जा रहा, फाइनल डिपार्चर में जा रहा है, उसके अंदर जो है वो इस तरह का बिंदु के अंदर वो अपने आप को समेट लेता है और फिर यहाँ से वो चला जाता है ऊपर की ओर और जन यूनिवर्स में जाता है, जहाँ से फिर से उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, न कोई बॉडी, न कोई ब्रेन, न कोई माइंड, किसी की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ उसने सब के सब जो सीड है या सब के सब जो संस्कार है वो यहाँ इसने ख़त्म कर दिए है। दिस कॉन्शियस सेपरेशन इज कॉन्शियस डेथ एंड फाइनल डिपार्टिंग। अब ये फाइनल डिपार्टिंग हो गया, अब उसको दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इज अदर देन
in the earlier stages of pratyahara, dharana, dhyan and samadhi, which seed, in which case also an individual consciously brings about death, but which is followed by conscious birth. तो जैसे हमने आगे बात की, इसी तरह यहाँ अगर इसके सीड रहता है, वो धारणा ध्यान समाधि तक पहुँच जाता है, समाधि तक भी पहुँचा है, पर फिर भी उसने सीड या बीज या संस्कार उसके अभी पूरे के पूरे ख़त्म नहीं हुए हैं, तो वो कॉन्शियस डेथ ग्रहण करता है और उसके बाद में दूसरा जन्म, क्योंकि अभी दूसरा जन्म उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सीड्स जो है उसने ख़त्म नहीं किए हैं, पूरे संस्कार ख़त्म नहीं किए हैं, इसीलिए वो कॉन्शियस बर्थ दोबारा वो लेता है. दिस चेन ऑफ कॉन्शियस बर्थ एंड डेथ इज नाउ नॉट नेसेसरी फॉर नो फर्दर एक्सपीरियंस इज नीडेड. अब उसको फिर से दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी कोई एक्सपीरियंस उसके लिए बचा ही नहीं है. तो हमने देखा था कि भाई जब आत्मन पहली बार ये आता है भूभुव स्व के अंदर, तो उसके अंदर एक शर्त थी कि उसको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस करना है ये तीनों लोग को, और फिर वो उसको वापस आना है. तो यहाँ उसने तीनों लोग को पूरे का पूरा एक्सपीरियंस कर लिया. अब उसके लिए एक्सपीरियंस करने का कुछ रहता नहीं है, इसीलिए उसके लिए कोई दूसरा जन्म की भी जरूरत नहीं पड़ती है. In Tibet, the Dalai Lama used to take births and death consciously, but for over the last 100 and odd years, such has not been possible anymore, and neither can the present Dalai Lama do so. तो ये एक परंपरा थी वहाँ उस समय तिब्बत के अंदर. जो दलाई लामा होते थे वो 100 साल 150 साल पहले तक तो ऐसा था कि वो कॉन्शियस डेथ उनका होता था, और वो खुद पहले से बता देते थे कि अब मैं दोबारा कॉन्शियस बर्थ कहाँ लूँगा करके, ताकि दूसरा जो या फिर दूसरा दलाई लामा होने वाला था उसके बारे में बताया जाता था कि इस जगह पर इस समय ये दूसरा दलाई लामा जन्म लेगा करके. तो उस तरह इसको धुन निकालते थे और उसके दलाई लामा के रूप में पहले से ही प्रतिष्ठा हो जाती थी. अब जो है वो यहाँ अभी जो लास्ट दलाई लामा है उसके साथ में ये ऐसा नहीं है. उसका जो है कॉन्शियस डेथ या कॉन्शियस बर्थ की पॉसिबिलिटी उसके अंदर नहीं है. किसी का बर्थ ये खुल गया है म्यूट, अभी ख़त्म नहीं हुआ है प्रोग्राम. बंद करो ठीक है, चलो कोई बंद करे ना करे, हमारे तो बंद करने का समय हो गया है. ये यहाँ समाप्त होता है. अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीक में क्या पढ़ना है, क्योंकि जो पतंजलि योग सूत्र के बारे में आगे आता है देख लेंगे, और कुछ ऐसा समझ ना लगे तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ ख़त्म करते हैं, और ये 3A 3B 3C का यहाँ तावरिया जी ने कंप्लीट किया है, और हमने जानने समझने का प्रयत्न किया है. नेक्स्ट वीक मिलते हैं और देखते हैं क्या होता है. तब तक के लिए रुकते हैं. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. थैंक यू. हाँ, थैंक यू. हाँ, जय भगवान. जय भगवान.